हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग वापस आ गए हैं आपके साथ लेकर के कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, कूलम्ब्स लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा कि जब दो चार्ज आर डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनमें जो फोर्स होता है वो चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला जो आता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आता है। अब ये बात जो की गई थी फ्री स्पेस की गई थी, मतलब वैक्यूम की बात की गई थी या फिर एयर में बात की गई थी। लेकिन अगर ये चार्ज क्या हो, एयर में ना हो, वाटर में हो या कहीं और हो, तो क्या होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई मीडियम हम लोग ले लेते हैं तो वहां पे कूलम्ब लॉ कैसे चेंज होता है, उसमें कौन सा एडिशनल चीज हमें ऐड करनी पड़ती है, क्या हमें चेंज करना पड़ता है। देखो जो एप्सिलॉन नॉट यूज होता है वो यूजुअली वैक्यूम के लिए होता है। जब एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं ना, नॉट जो होता है यूजुअली वैक्यूम के लिए यूज होता है। तो जब हम इसको किसी मीडियम के लिए यूज करेंगे तो हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, उसको फिर सिंपली एप्सिलॉन लिखते हैं, राइट। और अगर वो एयर हुआ तो एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। तो एप्सिलॉन मान लो वाटर का है तो एप्सिलॉन डब्ल्यू लिख सकते हो, एप्सिलॉन ऑयल का है तो एप्सिलॉन ओ लिख सकते हो। और जब वाटर की बात आएगी तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे हम लोग, राइट। वैसे यूजुअली जो है हम एप्सिलॉन ही यूज करते हैं, हर जगह हम एप्सिलॉन लिखते हैं, केवल वैक्यूम के केस में हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कूलम्ब लॉ में क्या फर्क पड़ने जा रहा है कि अगर मान लीजिए हमारा मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा। अगर हमारा मीडियम अदर देन द फ्री स्पेस है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो आपका हो जाएगा 4πε। तो जहां पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा था वहां पे उस मीडियम का एप्सिलॉन आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ द स्पेस हमें वहां की लेनी पड़ेगी। अब एक रिलेशन होता है कि आपकी जो परमिटिविटी है स्पेस की और जो एयर की परमिटिविटी है उसके रेशो को हम बोलते हैं आपके मीडियम की परमिटिविटी, मान लीजिए ऑयल है, डिवाइड बाय एयर की, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया था तो रिलेटिव था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो था, ऐसे ही यहां पे परमिटिविटी का जो रेशो होता है उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो जो एप्सिलॉन है यहां पे उसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट हमें मालूम है 8.85 10 की पावर -12। एप्सिलॉन आर की यूजुअली हमें वैल्यू पता होती है ऑयल की, या हमें मतलब दी रहती है टेबल में कि ऑयल की कितनी होगी, ग्लास की कितनी होगी, मेटल की कितनी होगी। तो अगर हमें एप्सिलॉन आर पता है तो हम इजीली एप्सिलॉन निकाल सकते हैं, यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी मालूम है, क्योंकि ये तो हमें मालूम ही है एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें ये मालूम है तो ये हम निकाल सकते हैं। और अगर हम एप्सिलॉन निकाल सकते हैं तो फिर हम लोग कूलम्ब लॉ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे 4/4π एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इजी है, अगर आपको एप्सिलॉन आर पता है तो वहां से एप्सिलॉन आएगा, फिर यहां से कूलम्ब लॉ आ जाएगा। तो एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एप्सिलॉन आर होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एक नाम इसका ये होता है। और इसका एक और नाम और एक और सिंबल होता है। इसका एक और नाम जो होता है, देखो उसमें लिखा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होती है, मतलब ऑयल का फिक्स होगा, इतना परमिटिविटी होता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, ऑयल का फिक्स होगा, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका एक और सिंबल होता है के। तो एक और सिंबल हम इसके लिए यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, के। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है एप्सिलॉन आर, उसको कई बार हम के से भी डिनोट करते हैं। और यहां पे ये जो आपका लिखा हुआ है 1/4π एप्सिलॉन, इसको भी हम कई बार 1/4π एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो कई बार हम इसे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर भी लिख देते हैं, या हम कई बार इसे प्यार से एप्सिलॉन नॉट इनटू के भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल टू दिस मच 1/4π एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वो हमारा फॉर्मूला बन जाता है फॉर द मीडियम में, गिवन मीडियम में फोर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अलग चीज क्या आई है, देखो वैक्यूम में क्या था, यहाँ पे केवल 4π एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन मीडियम में क्या आ गया, के फालतू आ गया, और वो भी कहां आया, नीचे। तो नीचे आने की वजह से, के आने की वजह से क्या होता है, फोर्स हमारा कम हो जाता है, क्योंकि फोर्स के अपॉन में आ रही है, यहाँ पे अपॉन में आ रहा है, तो फोर्स हमारा कम हो जाता है। तो अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो चार्ज के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आई होप ये बात सबको क्लियर हुई होगी।
आगे चलते हैं अब हम लोग। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला 1/4πε इंटू ये बन जाएगा 4πε0 इंटू के से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो ये 1/k हमारा एक्स्ट्रा आ गया, यानी फोर्स हमारा जो है 1/k टाइम्स हो गया, कम हो गया। अब जो वैक्यूम के लिए हम k की वैल्यू लेते हैं 1 लेते हैं, तो k की वैल्यू 1 लेंगे तो 4πε0 आ जाएगा, सिंपल है ना। तो k की वैल्यू 1 लेते हैं वहां पे। लेकिन अगर गुड कंडक्टर कोई होता है, जैसे जैसे कंडक्टर गुड होता जाता है वैसे वैसे k की वैल्यू बढ़ती जाती है। और अगर आपका मेटल आ गया तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे ऑयल है, ऑयल का k ज्यादा होता है, वाटर का k आई थिंक 80 के आसपास होता है, और अगर मेटल पे हम लोग जाएंगे तो और k जो है हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। k की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे कंडक्टर आपका गुड होता जाता है। तो ये k की वैल्यू आपको पेपर में दी रहेगी, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 4πε0 की जगह पे k आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो आपका जो फोर्स है ये हो गया, और पहले जो फोर्स था आपका F0 वो था आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, राइट, ये था। और अब क्या आया यहाँ पे? ε0 इंटू εr या फिर k, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा F0/F को, तो दोबारा क्या होगा? 4πε0 कट जाएगा, जैसे हमने न्यूमेरिकल में किया था। जैसे हमने न्यूमेरिकल में किया था वैसे यहाँ पे भी कट जाएगा 4πε0, Q1 R स्क्वायर सब कुछ कट जाएगा। बचेगा क्या आपका? केवल εr बचेगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, मान लो f की वैल्यू यहाँ पे लिखूं मैं 1/4πε0 इंटू k या εr, आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाहो। ये अगर आप लिखोगे और इसको डिवाइड करोगे जब, तो भाई साहब ये पूरा उड़ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, ये भी कट जाएगा, केवल k बचेगा यहाँ पे। तो F0/F की वैल्यू जो बचेगी वो 1/k बचेगी। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी ये 1/k बचेगा, तो k ऊपर चला जाएगा, राइट, यहाँ पे k आएगा, ये ऊपर चला जाएगा k। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो f का वैल्यू आएगा वो F0/k आ जाएगा, ठीक है। तो जो नया वाला फोर्स है F, वो F0 अपॉन में k, यानी कम हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि F0/F जो होता है वो k के बराबर या εr के बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या सर ये सेम होते हैं दोनों? हाँ जी, ये सेम होते हैं। और इसको हम कुछ ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये होता है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन भी आ चुकी है। इसकी डेफिनेशन क्या आई है? देखिए, इसकी डेफिनेशन आई है कि k क्या होगा? k जो है रेशो होगा ऑफ द फोर्सेस इन द एयर डिवाइड बाय इन द मीडियम। ये एयर में था, ये मीडियम में था। तो जो फोर्स का रेशो होता है एयर में और मीडियम में, उसको हम बोलते हैं k। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, नीचे वाले डेफिनेशन पहले देखते हैं। Relative permittivity of the medium is defined as the ratio of electrostatic force between the two charges in the air, मतलब ये F0 की बात कर रहा है, in the air and the forces between the two same charges kept it in the medium, उसको हम F बोलते हैं। तो उसका जो रेशो होता है उसको हम K बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हुई। और दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? Relative permittivity of the medium is defined as the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of the free space। क्योंकि आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था कि एप्सिलॉन होता है वो ε0 into εr होता है। तो वैसे εr की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? ε/ε0। तो यहां से एक और डेफिनेशन आ गई, इट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं εr। तो ये एक और डेफिनेशन। तो जो भी डेफिनेशन आप लिखना चाहो, दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशन करेक्ट हैं, एक फोर्स के टर्म में, एक जो है रेशियो के टर्म में, एप्सिलॉन के टर्म में, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन की बात हो गई है। अब आगे मूव करते हैं। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई है। अच्छा, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई रेशो नहीं होता, क्योंकि ये सेम चीज का रेशो है। ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का ही रेशो है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, कोई भी यूनिट नहीं होगी। जैसे रिलेटिव आपका इंडेक्स था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई यूनिट नहीं थी। इनफैक्ट जो सेम तरह की क्वांटिटी डिवाइड करते हैं वहां पे कोई डायमेंशन नहीं आती है। अब एक क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। If Q1 and Q2 are two charges placed in the vacuum at distance d, force acting between them is F। तो दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच में जो फोर्स है वो F है, डिस्टेंस d है, फोर्स F है। तो अगर हम मीडियम में डायरेक्टिव कांस्टेंट 4 का डाल दें यहाँ पे, तो आपको बताना है फोर्स कितना हो जाएगा। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन डायरेक्टिव कांस्टेंट आ गया। K की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। तो फोर्स कितना होगा? ये वैक्यूम था, तो K की वैल्यू कितनी मान सकते हो? वैक्यूम में कितनी होती है? 1। K की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो फोर्स कितना होगा? तो कई लोगों ने सही गैस कर लिया होगा डायरेक्टली। जो मैंने कहा था ना कि फोर्स आपका 1/k टाइम्स हो जाता है। तो आंसर हमारा कई लोगों ने गैस कर लिया होगा। अब करके देखते हैं, अगर पूरा करके देखें तो क्या लिखेंगे? F इक्वल टू
1/4πε0 इंटू 1, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, Q1 Q2 बाई डी का स्क्वायर, और जो एफ डैश आएगा हमारा वो आएगा 1/4πε0 इंटू के आ जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को भी डिवाइड करना पड़ेगा, अंत तो वही होता है सबका, है ना, अंत में तो वही करना पड़ता है हमें इन केसेस में। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, के बचेगा यहाँ पे Q1 Q2 आर स्क्वायर सब कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनली, ये के ऊपर आ जाएगा और आपका एफ डैश जो होगा वो एफ बाई के हो जाएगा, और पहला वाला फोर्स आपको दिया हुआ है उसको एफ ही बोला उन्होंने, एफ बाई के हो जाएगा यानी एफ बाई 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 टाइम दिया हुआ है के आपका, तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ बाई 4। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो पहली वाली वैल्यू का 1/4 या फिर 1/4 ही रह जाएगा, है ना, 1/4 ही रह जाएगा, राइट। तो फोर्स हमारा 1/4 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा टी। आई होप क्लियर है। तो डायरेक्टली कांस्टेंट डालने से आप समझ पा रहे होगे कि फोर्स हमारा कम हो जाता है जब भी हम डायरेक्टली कांस्टेंट डालते हैं, जितना डालेंगे उतना कम हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू अगर 10 होती तो f बाई 10 आ जाता है आंसर, ठीक है। चलिए, तो डी आंसर सही है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस r इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स f। 2 पॉइंट चार्ज हैं और इनके बीच का कोई डिस्टेंस है, दिया नहीं हुआ, r दिया, सॉरी, फोर्स Fn के बीच का, और ये बोल रहा है कि अगर चार्जेस का डिस्टेंस r डैश कर दें, देन द डिस्टेंस r डैश एट विच 2 चार्जेस विल एक्सर्ट द सेम फोर्स। सेम फोर्स एक्सर्ट करना है, तो सेम फोर्स आपको चाहिए, लेकिन क्या है, मीडियम है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k का। तो ये तो एयर था, फोर्स आपका f था, तो इसे आपको बताना है कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो ताकि ये सेम फोर्स एक्सर्ट करे, यानी दोनों केस में क्या हो, फोर्स हमारा सेम होना चाहिए। सॉल्व करोगे, एक बार खुद सॉल्व करके देखिए। तो एयर में जो फोर्स होता है वो आपका होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, और जो नया वाला फोर्स आएगा, फोर्स तो सेम ही एक है, वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपॉन में, सॉरी यहाँ पे r लिखा था तो r का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और नीचे वाला हो जाएगा r डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स क्या है, दोनों फोर्स सेम है, तो अगर दोनों फोर्स ये सेम है तो दिस इंप्लाइज दैट कि आपकी ये जो वैल्यू है दोनों सेम आएंगी, यानी 1/4πε0 इक्वल टू, ये तो सब कट ही जाएगा, 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 बाय r डैश का स्क्वायर, तो ये वैल्यू बराबर है। अब यहां से Q1 Q2 कट जाएगा, 4πε0 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/r स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 1/k टाइम्स r डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो k r डैश का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो रूट k आ जाएगा, r डैश इक्वल टू r, और यहां से हमारे r डैश की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो आती है हमारी r बाय रूट के, तो r बाय रूट के हमारी वैल्यू आती हुई, यानी कि आंसर जाता हुआ c की तरफ, हमारा पोल जाता हुआ c की तरफ, तो आंसर हमारा जो होगा इसका वो c हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमें r बाय रूट के करना पड़ेगा, एक्चुअली आपको डिस्टेंस जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेम फोर्स आपको लगाना है, और आपको पता है कि जब आप डायरेक्टली डालते हो तो फोर्स कम हो जाता है, तो फोर्स को ज्यादा करने के लिए आपको डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स को दोबारा बराबर लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस कम होता है फोर्स बढ़ता है, जब चार्ज पास पास आते हैं तो फोर्स बढ़ता है, तो इसको आपको पास पास लाना पड़ेगा, क्योंकि के की वजह से फोर्स कम हुआ होगा पहले, तो अब आपको ज्यादा करने के लिए डिस्टेंस को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये r डैश की जो वैल्यू आ रही है r बाय रूट के आ रही है, राइट। चलो आगे मूव करें। Okay, force between 2 point charges Q1 and Q2 is repulsive if Q1 into Q2, ये मल्टीप्लाई में है, Q1 into Q2 is, दो चार्ज के बीच में फोर्स रिपल्सिव कब होगा, जब Q1 into Q2 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताएंगे सब लोग, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा। रिपल्सिव फोर्स होता है प्लस और प्लस के बीच में, या फिर माइनस और माइनस के बीच, तो यहां पे अगर हम Q1 Q2 का प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और यहां पे निकाले तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये प्लस होता, ये माइनस होता तो प्रोडक्ट क्या आता है इनका, नेगेटिव आता, या फिर ये प्लस होता, ये माइनस होता तो नेगेटिव आता। तो अगर रिपल्सिव फोर्स आ रहा है तो इन दोनों केस में रिपल्सिव आएगा और इन दोनों केस में अट्रैक्टिव आएगा। तो रिपल्सिव फोर्स आने का मतलब Q1 इंटू Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी रिपल्सिव फोर्स हमारा आता है।
यानी आंसर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये वाला। क्लियर है? ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए हमने यहां पे कर लिया है। तो आंसर हमारा आ जाएगा ये, यहां जरूरत पड़ेगी अब इसकी। ठीक है, देखिए अब आपका है कूलम लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। फिर तो कैसे लिखते हैं कूलम को, लॉ को वेक्टर फॉर्म में, ये हमें देखना है। तो जो फोर्स है, फोर्स तो वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें लिखना है। वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है, वो तो हम निकाल चुके हैं, k q1 q2 बाय r स्क्वायर करके जो आता है वो तो हम निकाल चुके हैं। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, कैसे उसको लिखना है, वो अब यहां पे जानना जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से कैसे हम लिखेंगे, तो इसको जानने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि देखिए दो चार्ज रखे हैं यहाँ पे, q1 q2 लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो मान लीजिए q1 है और ये q2 है और ये इनको जोड़ने वाली लाइन है। ठीक है, अब इन चार्ज का एक पोजीशन वेक्टर होगा, आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा होगा। इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है और इसका वेक्टर r2 वेक्टर है। मैंने ओरिजिन से जो वेक्टर आप ड्रॉ करते हो ना, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये वाला वेक्टर क्या होगा, अगर मैं इस वाले वेक्टर को देखूंगा, वेक्टर क्या होगा, क्या होगा, r2 वेक्टर होगा, r2 माइनस r1 या r1 माइनस r2। जब हम ऐसा वेक्टर निकालते हैं तो हम हेड का वेक्टर माइनस टेल का करते हैं, टेल का माइनस हेड का। तो अगर आप लोगों ने सही पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो ये जो वेक्टर होता है ये हेड माइनस टेल करके निकलता है, यानी r2 इसको करेंगे पहले और माइनस इसका वेक्टर लेंगे तो r2 माइनस r1 वेक्टर ये आएगा। तो ये वाला वेक्टर r2 माइनस r1 है। ठीक है, ये तो बात हुई इस वेक्टर की। अब देखो फोर्स किधर को होगा, तो पहले मान लेता हूं मैं दोनों चार्ज पॉजिटिव है, मान लो दोनों चार्ज पॉजिटिव है और इस पे फोर्स की बात कर रहे हैं। इस वाले चार्ज पे जो फोर्स होगा उसको, फोर्स को लिखेंगे क्या हम लोग, ये 2 चार्ज है, इस पे लिखेंगे हम फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, तो ऐसे लिखेंगे F21। तो F21 की जो डायरेक्शन आएगी इधर को आएगी, रिपल्सिव फोर्स होगा तो। ठीक है, अब देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, जो R21 वेक्टर है इसकी डायरेक्शन सेम है, R2 माइनस R1। इस वेक्टर को हम एक चीज और लिखते हैं, हम लोग इस वेक्टर को लिखते हैं, वहां पे भी लिखा हुआ है आपका, हम लिखते हैं इसको R12 वेक्टर, मतलब 1 से 2 की तरफ जाना नहीं है, तो इसको लिखते हैं R12 वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है इसको हम R12 वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये R12 वेक्टर है और इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये इसको R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। तो आपका जो फोर्स है, फोर्स हमारा जो होता है उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, F21 वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R की जगह क्या लिख देंगे, R12 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन किधर को होनी चाहिए, डायरेक्शन इधर को होनी चाहिए, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो क्या इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन इधर को आ जाएगी, हाँ आ तो जाएगी डायरेक्शन इधर को। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि इस वेक्टर का अपना भी कोई मैग्नीट्यूड होगा, मान लो ये मैग्नीट्यूड 5 है। अब आपने इसको जब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो फोर्स 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स। लेकिन हमें तो फोर्स तो सेम रखना है ना, फोर्स थोड़ी चेंज करना है। तो मुझे डायरेक्शन तो यही लेनी है, लेकिन मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड ये रखना है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम इस केस में इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इस डायरेक्शन में जो वेक्टर हम लेते हैं वो हम ऐसा वेक्टर लेंगे इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेते हैं। और आपको पता है यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कैप से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा इधर को, उसको हम क्या बोलेंगे, R12 कैप। तो R12 कैप से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं इस वाले वैल्यू को, तो वैल्यू तो सेम है, हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई क्योंकि मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन डायरेक्शन आ गई और वो भी किधर को आई, वो भी इधर को आई। तो डायरेक्शन हमारी आ गई इधर को, तो इसको हम R12 कैप लिख सकते हैं। तो यही हमारा कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब उसके अलावा इसको किस और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो आगे लिखा हुआ है एंड। अगर ये प्लस और माइनस चार्ज होते तो क्या हो, तो देखते हैं। पहले तो इसको और किस फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पे जो ये वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, ये होता है एक्चुअली पूरा वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, उसकी जो वैल्यू होती है उसे डिवाइड करें तो 1 आता है। उसका वैल्यू कितना होगा, R12 होगा। तो R12 कैप जो है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं R12 कैप की, तो क्या आएगा, R वेक्टर डिवाइड बाय R। तो ये R वेक्टर आ जाएगा डिवाइड बाय R आएगा, तो ये एक और R आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होके R वेक्टर बाय R आएगा, एक और R यहाँ चला जाएगा, तो R क्यूब हो जाएगा, 12 का क्यूब, और ये R12 वेक्टर। तो एक और फॉर्म ये भी लिख सकते हो आप, तो ये भी एक और फॉर्म होती है कूलम लॉ को लिखने की। ठीक है, तो ये भी एक और तरीका है।
उसके अलावा R12 वेक्टर को अभी यहाँ पे क्या लिखा था, R2 माइनस R1 वेक्टर लिखा था यहाँ पे, ये R12 वेक्टर क्या था, R2 माइनस R1, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा इस वाले वेक्टर को भी हम इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं पूरा, तो ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। तो कूलम्ब लॉ को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में, तो किसी भी फॉर्म में हम लोग कूलम्ब लॉ को लिख सकते हैं। आई होप ये बात को क्लियर हो रही होगी कि हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करके ये आ गया, और जब इसका मैग्नीट्यूड ये पुट किया हमने इसका वैल्यू तो R2 माइनस R1, और इसका मैग्नीट्यूड पुट करोगे तो R2 माइनस R1 ही आएगा। बस यहाँ पे डंडा ऐसे जो खड़ा वाला होता है वो लगाते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे इसको, वो मैथ्स में भी यूज करते हैं इसको ऐसा, तो ऐसा होगा। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने रह गया है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता या दोनों नेगेटिव होते तो क्या होता, तो उसको देखते हैं। दोनों नेगेटिव होते तो क्या होता, या एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो क्या सेम रहता कूलम्ब लॉ में, कुछ चेंज आता। देखो मान लो दोनों नेगेटिव होते, ठीक है, तो R12 वेक्टर तो वही आएगा, देखो ये आएगा जो वेक्टर हमने यहाँ पे बनाया था, वेक्टर हमारा जो हमने ये वेक्टर लिया था R12 वेक्टर, वो तो इधर को ही आएगा अभी भी, ठीक है। और फोर्स किधर को आएगा, फोर्स भी इधर को ही आएगा, इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये माइनस माइनस रिपल करेंगे, तो अभी भी दोनों की डायरेक्शन सेम है। अभी भी क्या है, F जो 2 पे फोर्स लग रहा है, सॉरी F2 पे जो लग रहा है बिकॉज ऑफ 1, तो F21 की जो डायरेक्शन है अभी भी वो R12 की डायरेक्शन में है, तो अभी भी ये डायरेक्शन सेम ही आ रही है, जैसे प्लस प्लस में आ रही थी कि प्लस प्लस में भी फोर्स इधर को आता है इधर को आ रहा है, तो अभी भी ये डायरेक्शन सेम आ रही है, R12 की डायरेक्शन में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है बिल्कुल हमारा, ठीक है। लेकिन मान लो एक प्लस होता एक माइनस होता, ये मान लो प्लस होता ये माइनस होता, तो अब तो फोर्स किधर को आना चाहिए, इस पे इधर को आना चाहिए फोर्स, F(2) बिकॉज ऑफ 1 जो आना चाहिए इधर को आना चाहिए, और R12 वेक्टर इधर को है, तो क्या क्या करें फिर, हमने देखो क्या लिखा था, क्या करें, हमने लिखा था F21 वेक्टर, पीछे जो लिखा था हमने लिखा था कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, ये लिखा था, ठीक है जनाब। अब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन इस केस में अपोजिट है, तो ये वेक्टर अपोजिट है, मतलब माइनस साइन आना चाहिए। आपको पता है जब वेक्टर अपोजिट होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। जैसे मान लो कोई वेक्टर अपोजिट है तो क्या लिखते हैं, a = -4 टाइम्स b, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, तो माइनस आना चाहिए। तो यहां पे क्या हम माइनस लगा दें बाहर, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, देखो क्योंकि Q1 और Q2 जो है एक्चुअली जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो एक प्लस है एक माइनस है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो खुद ब खुद यहां पे एक माइनस ऑलरेडी आ जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, Q1 Q2 से खुद ही वो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला अभी भी यहां पर वैलिड है, तो ये फॉर्मूला अभी भी वैलिड है, तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। इस वाले केस में भी क्या था आपका, प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस आएगा, तो यहां पे प्लस आएगी वैल्यू और इन दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाएगी। इस केस में क्या होगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस आएगा, और डायरेक्शन अभी भी देखो F2 की और इसकी सेम आनी चाहिए, क्योंकि देखो F2 और ये R12 सेम डायरेक्शन में है, और क्योंकि Q1 Q2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी प्लस में आएगा, तो अभी भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है। यानी तीनों चीजों में सारे केसेस में क्या हो रहा है कि ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, चाहे आपके दोनों चार्ज सेम साइन के हो या अपोजिट साइन के हो, हर केस में ये फॉर्मूला वैलिड है। तो कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो होता है हमेशा वैलिड रहता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके अलावा एक बात आपको बताते हुए चलूं कि यहाँ पे जो है ये जो फोर्स होता है इसको F12 बोलेंगे, 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा, और इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखें तो न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू -2 1, तो ये आपस में अपोजिट है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम अपोजिट बोल सकते हैं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, बाकी कूलम्ब लॉ इतना ही है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी है, कूलम्ब लॉ क्या क्या प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। कुछ प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पहले भी देखी थी, कुछ अब है, क्या क्या प्रॉपर्टी, जैसे कि लिखा है कि ये जो है बिल्कुल एनालॉगस है टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी जैसे है। न्यूटन लॉ क्या था आपका, F = G(m1m2/r²), ये भी ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पे K Q1 Q2/r² है, वहां पे M G(m1m2/r²) है, तो सेम है, एनालॉगस है। ये सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट हमने टॉपिक में देखा था सेंट्रल फोर्स मतलब होता है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग काम करता है। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगता है वो इस लाइन के अलोंग ही काम करता है, मतलब या तो इधर को होगा या इधर को होगा, लेकिन होगा किधर को, इसी लाइन में होगा। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स, मतलब इसके सेंटर और उसके सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है उस डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, टुवर्ड या अवे हो सकता है, लेकिन इसी लाइन में होता है।
तीसरा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आपने देखा ये फोर्स जो आ रहा है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शन है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है r के स्क्वायर पे, तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशन भी फॉलो कर रहा था, ये दोनों फॉलो करते हैं, दोनों जो है भाई भाई है इस मामले में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कंजर्वेटिव क्या होता है, कई बच्चों को तो नाम याद होता है। कंजर्वेटिव बोलते हैं सर एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्वेटिव मतलब ये होता है कि किसी फोर्स में अगर आप मान लो कोई फोर्स लग रहा है और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, चाहे इस रास्ते से गए, चाहे इस रास्ते से गए और चाहे इस रास्ते से गए, तीनों में अगर हम वर्क देखें W1, W2 और W3, अगर ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर तीनों रास्ते में बराबर वर्क करना पड़ रहा है, चाहे यहां से जाओ, चाहे यहां से जाओ, चाहे यहां से जाओ, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो आप बॉल को जब उठाते हैं तो बॉल को चाहे ऐसे उठाओ, चाहे ऐसे घुमा के उठाओ, चाहे कैसे उठाओ, वर्क डन हमारा जो आता है वो mgh के बराबर ही आता है तीनों केसेस में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे फ्रिक्शन में नहीं होता है, फ्रिक्शन में वर्क डन बराबर नहीं आता, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या लिखा हुआ है, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये यूजुअली कंजर्वेटिव होता है। हम एक केस पढ़ेंगे जहां पे कंजर्वेटिव नहीं होता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, ये हमेशा कंजर्वेटिव इन द नेचर होता है। आगे क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशन फोर्स के मुकाबले, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स के मुकाबले। कैसे आप देख सकते हो, जैसे मान लो आपने बाल को रब किया और आपने कागज उठा दिया, तो भाई ग्रेविटेशन फोर्स तो कागज को नीचे खींच रहा था, लेकिन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ऊपर उठा दिया, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन के मुकाबले, काफी स्ट्रॉन्गर होता है। उसके अलावा कूलम लॉ स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड है। जब चार्ज मूव करते हैं तो वहां पे फोर्स का नेचर चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पे मैग्नेटिक फोर्स में चेंज हो जाता है। आगे जाके पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये केवल स्टेशनरी चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं कि वहां पे ये ऐसा होता है, और चार्ज भी आपके छोटे होने चाहिए, पॉइंट साइज। उसके अलावा इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से। मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे भी वैलिड नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है जब बहुत कम डिस्टेंस होता है, एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है ये न्यूक्लियर की रेडियस है, इतनी रेडियस न्यूक्लियस की होती है, जो एटम का न्यूक्लियर होता है। उसके अंदर जब आप चार्ज को पास पास लेके आओगे तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है, बहुत भयानक न्यूक्लियर फोर्स। तो वहां पे फिर ये फोर्स वैलिड, ये जो लॉ वगैरह है वैलिड नहीं रहता है, वहां पे कुछ और ही लॉ आपके आ जाते हैं। तो ये जो है तब वैलिड है जब डिस्टेंस आपका थोड़ा सा ज्यादा हो, उस केस में हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो हम देख ही रहे हैं F12 = F21 कर रहा है, मतलब नेगेटिव ऑफ 21 आ रहा था, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, 2 बार देख चुके हम लोग, 2-3 बार। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, जो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा वही दूसरा वाला पहले पे लगाएगा, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड लॉ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ गया है जो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है, इसको देखते हैं क्या बोलते हैं। ये कह रहा है पार्टिकल है मास m कैरिंग चार्ज -q मूविंग अराउंड अ चार्ज +q2 के अराउंड एक चार्ज घूम रहा है जिसका चार्ज कितना है -q1 और ये रेडियस r पे घूम रहा है। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा, आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है भाई साहब। आपको ये क्या आ गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाला होगा 11th क्लास में, अगर आपने ग्रेविटेशन वगैरह में निकाला होगा। तो टाइम पीरियड यहाँ पे जो होता है, अगर आपको वेलोसिटी मिल जाए तो टाइम पीरियड तो निकालना इजी है। अगर आपको r तो पता ही है, तो डिस्टेंस कितना है 2πr और वेलोसिटी मान लो v है, तो टाइम कितना लगेगा इसको घूमने में, तो आपको बेसिकली यहाँ पे v निकालना है। अब v कैसे निकालोगे, इसके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, तो पार्टिकल जो घूम रहा होगा, ये जो पार्टिकल घूम रहा होगा इसकी जो v होगी, इसमें 2 फोर्स लगेंगे। कौन कौन से फोर्स होंगे, एक तो ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2/r², और दूसरा क्या होगा सेंट्रीपिटल। दोनों फोर्स अगर बराबर होंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ये फोर्स बराबर होंगे तो ये चार्ज यहाँ पे घूम सकता है। देखो अगर इसमें मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता केवल, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाता ना, ये दोनों चिपक जाते हैं, लेकिन ये घूम रहा है मतलब ये कोई ना कोई फोर्स से बैलेंस कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपको पता ही है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, Q1 Q2/r²। अब ये कितना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा होगा v²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है mv²/r, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आया, तो यहां से आप v निकाल सकते हो, r को काट देते हैं,
और v की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से हमारी, m को भी यहाँ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r आ जाएगा और m आ जाएगा। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू है, ये v की वैल्यू इसका रूट आ जाएगा और इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई r अपॉन में इसका रूट हमें पुट करना है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में m, और ये r है ना, ये रूट r है एक्चुअली, तो ये r भी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसको एक साथ कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 पाई, r को ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर 3/2 हो जाएगी, 1/2 पावर ये है और 1 पावर ये है तो 3/2 हो जाएगी, m चला जाएगा ऊपर तो रूट m हो जाएगा। और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा, और हमारा नीचे जो बचा वो बचा q1 q2 रूट के अंदर। आई होप पूरा हो चुका है हमारा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ऊपर चला गया, r की पावर आ गई, q1 q2 यहाँ आ गया, 2 पाई r यहाँ आ गया, ठीक है डन। तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल के आ गया, पार्टिकल जो टाइम लेगा घूमने में वो इतना टाइम लेगा। तो ये आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन की जो टाइम पीरियड होता है जब वो न्यूक्लियस में घूम रहा होता है, वो सब भी आप कर सकते हो। वहां पे Q का वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज के बराबर लेना पड़ेगा। तो आंसर हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। इन लोगों ने जो है इसको अंदर ले गए होंगे 2 पाई को, 2 पाई को अंदर ले जाओगे तो 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 पाई स्क्वायर करके पाई क्यूब हो जाएगा। इनफैक्ट ये जब अंदर जाएगा तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 1 पाई यहाँ पे तो पाई क्यूब हो जाएगी 16 का, तो वो करके भी आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो आंसर इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो कूलम्ब लॉ की जो एप्लीकेशन हम लोग जो यूज कर रहे हैं, आई होप वो सबको क्लियर हो रही है कैसे कैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं। कई सारे कंसेप्ट अलग भी लग रहे हैं इसमें जो कि आपने कभी और पढ़े होंगे, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। चलिए एक और हमारे सामने टॉपिक आया कि अगर मान लो कई सारे चार्ज हो और वो एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हो तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, मान लो चार्ज 1 है, ये 2 है, ये 3 है और एक चौथे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। तो मान लो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, देखो ये मान लो F14 बिकॉज ऑफ 1 है, ये मान लो इस पे ये भी अट्रैक्टिव लगा रहा है, सपोज ये मान लो F4 बिकॉज ऑफ 1 है। अब ये मान लो रिपल्सिव लगा रहा है, तो ये मान लो इधर को लगा रहा है, इसको मान लेते हैं फोर्स ऑन 4th बिकॉज ऑफ 3rd। तो 3 फोर्स लग रहे हैं। अब मुझे इस पे नेट फोर्स बताना है कितना होगा। तो आप क्या करोगे, आप इस वाले फोर्स को, इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स को ऐड करना है। लेकिन क्या डायरेक्ट ऐड कर लोगे, नहीं। इसको ऐड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा, या फिर हमें कंपोनेंट वगैरह ब्रेक करने पड़ेंगे आई और जे में। तो जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वो सब यहाँ पे यूज हो सकता है, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर आई जे के कंपोनेंट में आपको ब्रेक करके इनको ऐड करना पड़ेगा। तो फोर्स जो होगा नेट फोर्स, लेकिन क्या होगा, फोर्स जो आएगा ऑन चार्ज पार्टिकल 4 विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 1 प्लस फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 2 प्लस फोर्स ऑन 4th पार्टिकल बिकॉज ऑफ 3rd पार्टिकल। तो एक पार्टिकल पे जो फोर्स निकालोगे तो ऐसे आएगा, ऐसे अगर आप इस पे निकालोगे तो वो भी ऐसे आएगा, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन भी बोल सकते हैं हम लोग, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आ गया, 2 सिमिलर स्फीयर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, फोर्स F इज एक्टिंग बिटवीन दीज टू। इनके बीच में फोर्स कितना है, F। एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, अभी डिस्टेंस है कुछ, तो फोर्स लग रहा है F। अब जो है एक और स्फीयर हमने बीच में रखा, if in the middle of the two sphere another sphere having the plus q charge, आपने बीच में एक और प्लस क्यू चार्ज रखा। दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ता है, तो दोबारा से बनाते हैं। यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, और आपने बिल्कुल बीचों बीच एक प्लस क्यू का चार्ज और रखा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि फोर्स इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस वाले पे कितना फोर्स लगेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। पहले क्या फोर्स था, पहले इनके बीच में जो फोर्स था वो F था, Q और माइनस Q थे केवल, इनको कोई परेशान नहीं कर रहा था, तो इनमें फोर्स F था। अब आपको बताना है इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। चलो तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे कैसे लगेगा, देखो ये वाला प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसे क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये वाला रिपेल या अट्रैक्ट। तो आंसर क्या होगा,
रिपेल, इसको रिपेल करेगा तो फोर्स इधर को लगेगा इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लो पार्टिकल 3 है, इस पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकंड है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा। ऐसी थर्ड पार्टिकल पे जो फोर्स 2 की वजह से लगेगा वो किधर को लगेगा, ये जो है माइनस है और ये प्लस है, तो इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स भी इधर को ही लगेगा, यानी तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेंगे। तो ये 3 पे फोर्स है बिकॉज ऑफ 2, तो दोनों फोर्स हमारे सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो इस पे आएगा वो दोनों को ऐड करके आएगा, यानी जो फोर्स आएगा 3 पे वो क्या आएगा, दोनों को ऐड करके आ जाएगा, F31 प्लस F32। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 पे जो फोर्स 1 वाला लगाएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, और मान लो डिस्टेंस हमारा d है पहले, अगर ये d है तो ये वाला फोर्स कितना था 1/4πε0 Q1, या Q लिख देते हैं बस, Q इंटू Q, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अपॉन में R², ये फोर्स है दोनों के बीच में। अब जब ये वाला केस हम देखेंगे तो यहां पे अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस कितना होगा d/2, क्योंकि मिड पे रखा हुआ है, ये भी d/2 होगा, तो जो ये वाला फोर्स होगा F3 बिकॉज ऑफ 1 वो हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R², R मतलब d/2 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा वाला फोर्स कितना हो जाएगा, K नहीं लिखते यहाँ पे, 1/4πε0 लिखते हैं, 1/4πε0, ठीक है। और दूसरा वाला फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4πε0, ये भी हो जाएगा Q इंटू Q/R², ठीक है। मैं केवल मैग्नीट्यूड पुट कर रहा हूं, डिस्टेंस हमारा d/2 है, ठीक है, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड पुट कर रहा हूं क्योंकि हम साइन ऑलरेडी देख चुके हैं कि दोनों को ऐड करना है मुझे, ये और ये मुझे प्लस करने, तो मैं ऑलरेडी वो देख चुका हूं, मेरे को यहाँ पे कोई दोबारा माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये फोर्स आया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये d/2 का स्क्वायर हो जाएगा d²/4, और 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स Q² अपॉन में d² 4πε0 d², ऐसा कुछ आ जाएगा है, और ये भी 4 आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, एक्चुअली ये 8 टाइम्स आ जाएगा, तो ये फोर्स आया नया वाला। और पहले कितना फोर्स आ रहा था, ये आ रहा था, तो एक्चुअली ये जो वैल्यू आ रही है ये किसके बराबर है, ये F के बराबर ही है, तो यानी जो फोर्स अब आ रहा है वो 8 टाइम्स F आ रहा है, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो हमारा जो फोर्स इस पे लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 टाइम्स F, जो इनके बीच में फोर्स था उससे 8 गुना फोर्स इस पे लग रहा है। और डायरेक्शन क्या होगी, 8F जो है दो ऑप्शन में, इसमें और इसमें, तो एक में कह रहा है कि माइनस क्यू की तरफ को होगी, टुवर्ड माइनस क्यू, एक में कह रहा है प्लस क्यू। तो हमने देखा हमारा जो फोर्स आ रहा है किधर को आ रहा है, टुवर्ड द माइनस की तरफ आ रहा है, तो हम जो लेंगे भाई साहब वो क्या लेंगे, माइनस का क्यू, यानी कि हम जो लेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि आपके जो चार्ज ऐड हमने किए हैं, सॉरी जो फोर्स हमने ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी केस हो सकता है। एक और केस हमारे सामने है, 3 चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के एट अ कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एक यहां रखा हुआ है, एक यहां रखा हुआ है, एक यहां रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ L है ये, इसकी लेंथ भी दी हुई है L, लास्ट में लिखा हुआ है। 3 चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, एक और चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो आपको बताना है इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, मान लो चार्ज हमारा प्लस का है, तो इस पे जो फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा वो कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो रिपल्सिव लगाएगा, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है तो रिपल्सिव लगेगा, तो इधर को फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स किधर को लगेगा, इधर को, ठीक है। इस वाले चार्ज के दौरान जो फोर्स होगा बिकॉज ऑफ फोर्स, मान लो ये 1 है, ये 2 है, या A है, ये B है, ये C है, तो जो A का फोर्स आएगा वो इधर को आएगा। आई होप क्लियर हो रहा है कि बीच वाला जो चार्ज है उसको अगर हम प्लस मानते हैं तो उसमें फोर्स इधर को आएगा। ऐसी इस पे जो B वाला फोर्स लगाएगा वो इधर को लगाएगा, और C वाला लगाएगा इधर को, ठीक है। अब ये तीनों फोर्स बराबर होंगे क्योंकि वैल्यू सब बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, चार्ज भी बराबर है, तो फोर्स बराबर है, और ये एंगल भी सिमेट्रिक से बराबर आ जाएंगे सारे एंगल। कितना एंगल आएगा, ये एंगल कितना होगा, एक एंगल, पूरा एंगल कितना होता है 360, तो ये एक एंगल कितना होगा 120, तो सिमेट्री से तीनों एंगल भी बराबर है, फोर्स भी बराबर है। तो अगर आप एक बॉडी पे 3 डायरेक्शन में फोर्स लगाओ बिल्कुल सिमेट्रिक, तो नेट फोर्स क्या हो, तो आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, इस केस में जो नेट फोर्स आता है वो कितना आता है, 0 फोर्स आता है भाई, इसमें कोई फोर्स नहीं लगता,
ठीक है, अगर 3 लोग एक चीज को 3 तरफ से खींचे और बराबर फोर्स लगाएं तो भाई वो कहीं नहीं जाएगी, हो सकता है चीज टूट जाए, फट जाए, लेकिन वो कहीं जाएगी नहीं। तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो इस केस में जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0। तो एफ नेट जो आएगा वो सिंपली 0 आ जाएगा, कोई भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमने प्लस ही क्यों माना, माइनस मान लो, चार्ज माइनस मान लो। माइनस मानोगे तो क्या होगा? ये माइनस है मान लो, तो इसे अट्रैक्ट करेगा, इधर को फोर्स लगाएगा, ए वाला, बी वाला से इधर को अट्रैक्ट करेगा, इधर को फोर्स लगाएगा, सी वाला इधर को लगाएगा, तो तब भी वही सिमेट्री आ रही है, तब भी वही चीज आ रही है, फोर्स तीनों बराबर है, एंगल बराबर है, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? तब भी आंसर हमारा 0 ही आने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने। ठीक है, तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। सिमेट्रिक केस जब भी होगा आंसर हमारा 0 ही आएगा। जैसे मान लो कोई स्क्वायर होता और यहाँ बीच में ये बराबर चार्ज होते सारे, और बीच में एक चार्ज रखा होता, इस पे इधर को फोर्स लगता, मान लो इधर को लगता, तब भी आंसर क्या आता? 0 आता। ठीक है, 0 है। तो इन सब केसेस में हमारा 0 आता है, सिमेट्री वाले केस में आंसर हमारा 0 है। क्लियर है? चलिए आगे मूव करें। ओके, अब एक टेस्ट चार्ज की बात की गई। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूजुअली कई बार लिखा है टेस्ट चार्ज मूव किया हमने यहां से वहां कुछ चीज चेक करने के लिए, कहीं पे हम लोग फोर्स चेक करते हैं, कहीं पे कुछ और चीज चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं कहीं पे, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है? टेस्ट चार्ज मतलब एक छोटा सा चार्ज होता है जो कि बाकी चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब बाकी चार्ज जो रखे होते हैं तो वो उनको अपनी जगह से हिलाता नहीं है। मान लो ये चार्ज यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, तो इसको ये डिस्टर्ब नहीं करता, छोटा सा चार्ज होता है, वो मूव करता रहता है और आप उससे चेक करते रहते हो कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, कहाँ पे कितना फील्ड है, वो सब चेक करते रहते हो, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, बहुत ही छोटा सा नन्हा सा चार्ज, इसको हम DQ भी बोल सकते हैं, डेल्टा Q भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम DQ बोलेंगे, राइट। तो ये टेस्ट चार्ज होता है। क्लियर? अब देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार हमारा चार्ज जो होता है कंटिन्यूअस, एक पॉइंट चार्ज नहीं होता, बहुत सारे चार्ज होते हैं। जैसे मान लो किसी रॉड को हमने चार्ज कर दिया, पूरी रॉड ऐसे, और मैंने आपसे बोला कि बताओ एक और चार्ज यहां पे रखा हुआ है, मान लो इस पे Q है चार्ज, इस पे कितना फोर्स लगाएगी ये रॉड। तो अब प्रॉब्लम आ गई हमें कि हम F = K Q1 Q2 by R² होता है, तो R क्या लें? क्या हम ये वाला R ले लें यहां से यहां तक का डिस्टेंस, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लें चार्ज के बीच का, या इसके बीच मिड में ले लें? तो कई बच्चे जो दिमाग लगा रहे हैं सेंटर ऑफ मास से ले लें, तो गलत कंसेप्ट है, सेंटर ऑफ मास से नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें पहले एक छोटा सा चार्ज मानना पड़ेगा इस रॉड में, और इनके बीच का फोर्स निकालना पड़ेगा, और फिर ऐसे ही सारे फोर्स निकाल के हमें उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट मान लू, यहाँ पे मान लो इसकी लेंथ DL है, तो इसमें कितना चार्ज होगा? पूरी लेंथ पे मान लो चार्ज हमें दिया हुआ है Q, इस पूरी लेंथ L पे चार्ज कितना दिया हुआ है? Q। तो 1 मीटर में कितना चार्ज हुआ? Q/L, है ना। 1 मीटर में कितना चार्ज हुआ? Q/L। इसे बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम कई बार लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमारा जो पूरी लेंथ में जो चार्ज होता है Q/L, उसको हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, 1 मीटर में कितना चार्ज हुआ? अब मान लो ये जो लेंथ है मेरी DL, तो DL में कितना चार्ज होगा? DL में चार्ज हो जाएगा आपका Q/L × DL। 1 मीटर में इतना, DL मीटर में इतना। ठीक है, इस चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं? DQ। तो इसमें जो चार्ज DQ है वो कितना है? DQ चार्ज हमारा इतना है। ठीक है, इतना। तो DQ चार्ज हमारा कितना है? Q/L × DL। आई होप ये बात क्लियर हो रही है? पूरी लेंथ में इतना चार्ज, 1 मीटर में इतना चार्ज, तो DL लेंथ में इतना चार्ज, उसी को हम DQ बोलेंगे, तो इसमें इतना चार्ज होगा। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? स्मॉल फोर्स जो आएगा इनके बीच में वो आ जाएगा K या 1/4πε0 Q1 मतलब Q आ जाएगा, इसे Q1 मान लेते हैं। Q1 × Q2 की जगह क्या आ जाएगा? DQ अपॉन में R²। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मान लो ये R है, तो R का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब DQ की जगह क्या आ जाएगा? DQ की जगह आ जाएगा 1/4πε0, DQ की जगह आ जाएगा Q/L × DL अपॉन में R², ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आया इस चार्ज और इसके बीच में फोर्स, लेकिन हमें तो पूरी रॉड का निकालना था, तो हमें सारे फोर्स निकालने पड़ेंगे सारे चार्जेस के बीच में। तो हमें ऐसे ही यहाँ पे एलिमेंट मानना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा, यहाँ पे सबका फोर्स निकालना पड़ेगा, और सबका फोर्स हमें फिर क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो ऐड जब हम ऐसे करते हैं फोर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? बार बार ऐड करने को भी क्या बोला जाता है? इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब हमें F निकालना होगा तो वी विल इंटीग्रेट द
df। तो df को इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे 1/4πε तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। Q1 जो चार्ज है वो भी सेम है हमेशा, जब आप इसके बीच में फोर्स निकालोगे इसके बीच में निकालोगे तो Q1 तो सेम ही है, Q1 भी बाहर आ जाएगा। L जो लेंथ है वो भी बाहर आ सकती है। बचेगा क्या अंदर, एक तो हमारा Q भी बाहर आ जाएगा, Q तो पूरा चार्ज था आपका, Q/L जो था लैम्डा वो तो सेम है आपका, ये भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, एक तो dl बचेगा और एक r² बचेगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है dl और r। तो आपका अंदर जो बचेगा वो dl और r बचेगा, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब r की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक लेंगे, r की वैल्यू यहां से और यहां तक लेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना होगा मिनिमम, और मैक्सिमम जो होगा इस रॉड के और इसके बीच में वो इतना होगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इस डिस्टेंस से, मान लो ये x है, x से x+l तक, तो x से x+l तक इंटीग्रेट करेंगे, वहां से हम लोग चीजों को निकालेंगे। तो जो कंपटीशन के क्वेश्चन हम लोग करेंगे वहां पे हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x टू x+l। तो जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, जैसे हमने यहां पे लिया, उसका फोर्स निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरा फोर्स निकालते हैं। क्लियर है बात ये। तो यहाँ पे लैम्डा की बात की गई थी, लैम्डा को हम Q/L भी लिख सकते हैं, dQ/dL भी लिख सकते हैं। अगर आप छोटा चार्ज लोगे बहुत और छोटा लेंथ लोगे तो dQ/dL। देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ सेम आएगी, चाहे बड़ा लेंथ ले भाई, अगर बड़े लेंथ में 5 कूलम चार्ज होगा, मान लो 5 मीटर में 5 कूलम है, तो 1 मीटर में 1 कूलम होगा, तो जितना आप लेंथ लेंगे उतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी, चाहे आप Q/L लो या dQ/dL लो, तो ये आपकी वैल्यू लैम्डा जो है फिक्स होती है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है रॉड हमारी तो ये वैल्यू फिक्स होती है। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। लैम्डा की जो यूनिट आएगी वो कूलम पर मीटर आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल क्या है, चार्ज स्टेट वायर, सर्कुलर चार्ज रिंग, ऐसे रिंग भी आ जाती है कई बार, इसको चार्ज किया गया, ये भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो उस केस में हमें कैसे करना है, उस केस में भी ये करेंगे हम। एक मान लो यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है किसी चार्ज पे, तो पहले हम एक एलिमेंट लेंगे, उसका फोर्स निकालेंगे, तो उसका फोर्स इधर को आएगा, फिर बाकी एलिमेंट का फोर्स निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। उसके अलावा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकती है, चार्ज हो सकता है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो मान लो एक आपकी कोई शीट है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस केस में हम क्या निकालते हैं, मान लो हमें फोर्स सोर्स निकालना है कोई, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस पर चार्ज निकालेंगे। तो उसका चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले बोलेंगे क्यू चार्ज ए एरिया पे है या ए एरिया पे क्यू चार्ज है, ये बोलेंगे हम लोग। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज हुआ, 1 मीटर में हो गया चार्ज Q/A। तो DA एरिया में कितना चार्ज हुआ, DA एरिया में चार्ज हो जाएगा Q/A इंटू DA। आई होप क्लियर हो रहा है। A एरिया में कितना चार्ज है Q, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज हुआ Q/A, और DA एरिया में कितना चार्ज हुआ Q/A इंटू DA। अब जो Q/A होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका सिंबल यूजुअली हम यूज करते हैं सिग्मा। तो ये सिग्मा टाइम्स DA आ जाएगा, ठीक है। तो ये dq की वैल्यू, एक्चुअली हमने चार्ज निकाला है dq चार्ज, मतलब हमने लिखा था DA एरिया में इतना होगा, वो dq चार्ज होगा वो इतना होगा, सिग्मा इंटू DA। तो यहाँ पे अगर आप चार्ज निकालोगे एरिया पे, मान लो DA एरिया है, इस पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू DA। तो ऐसे करके हम लोग इस पे चार्ज निकाल सकते हैं। और फिर हमें अगर फोर्स वगैरह निकालना है तो पहले इसका फोर्स निकालेंगे, फिर बाकी का फोर्स निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे इसे। तो सिग्मा जो होता है हमारा वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी जो यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर होती है। ये हम कहां पे यूज करेंगे, प्लेन शीट में यूज करेंगे, या कंडक्टिंग स्फीयर में भी कई बार जो होता है यूनिफॉर्मली जब चार्ज होता है तो यहां पे भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि अगर मान लो इस स्फीयर का रेडियस r है और चार्ज इसका पूरा भार सरफेस पे ही है, कंडक्टिंग स्फीयर में सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है भार, तो अगर ये सरफेस पे सारा चार्ज आ गया है तो इस पे नेट चार्ज कितना होगा। अगर मान लो इसकी रेडियस r है और डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस r है, तो इस स्फीयर पे नेट चार्ज कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने सही गैस किया होगा तो चार्ज हमारा पर यूनिट एरिया जो होता है उसको सिग्मा बोलते हैं। तो चार्ज हमारा आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4πr²। तो जो स्फीयर पे चार्ज आएगा पूरा वो सिग्मा इंटू 4πr² पूरे स्फीयर पे चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज आया इन द स्फीयर। तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी कई बार, वो हम यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और चार्ज है, अभी तो आपने लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर आपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया, तीसरा क्या हो सकता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर आपका कोई स्फीयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग है तो उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो सकता है, मतलब अंदर से लेके बाहर तक पूरा ठसाठस भर के चार्ज हो सकता है, ठीक है।
तो यहां पे हम बात करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। तो हम यहां पे जो बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। तो वहां से हम लोग इसका चार्ज निकाल सकते हैं। अब अगेन मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो कोई स्फीयर है, रेडियस r है, डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी रो है सॉरी, तो इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे चार्ज कितना होगा क्यू नेट। सब लोग एक बार ट्राई करके देखो। ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है वो, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू नेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है आपका रो, तो क्यू नेट हो जाएगा ए इंटू रो इंटू एरिया, सॉरी ये वॉल्यूम होगा, तो ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हम लोग इसका चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग यूज करेंगे जब हम और कॉम्प्लेक्स केस देखेंगे, वहां पे हम इसका भी यूज करेंगे। तो तीन तरह की हमारी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज रो से। लीनियर चार्ज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारा चार्ज डेंसिटी हुई, राइट। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए, लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे। इसमें एक तो लिखा है कि चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो भाई साहब वो हमेशा उसके आउटर सरफेस पे ही चला जाता है। ऐसा क्यों होता है आगे देखेंगे हम लोग। कॉपर का जैसे स्फीयर है, मान लो उसको चार्ज देंगे तो सारा बाहर का बाहर रहेगा सरफेस पे, अंदर नहीं आता, है ना। इफ सरफेस इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। अगर हमारा यूनिफॉर्म सरफेस है तो चार्ज क्या होगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी सब जगह चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। तो सिग्मा हमारा सेम होगा हर जगह, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। लेकिन अगर हमारा सरफेस नॉन स्फेरिकल, मतलब कोई ऐसा सरफेस होगा कि यहां पे ऐसा है और यहां पे ऐसा है भाई साहब, तो यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और जहां पे हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल है, यहाँ पे बहुत पतला कर्वेचर छोटा हुआ है मतलब सर्कल, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। यानी यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हुआ तो यहाँ पे कम होगा सिग्मा की वैल्यू और सिग्मा 2 ज्यादा हो जाएगा। मतलब जहां पे हमारा कर्वेचर छोटा होता है वहां पे चार्ज ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है उसको जानने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना जरूरी है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अगर आप लोग जान लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपके कर्व्ड एज होते हैं या शार्प एज होते हैं, वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से कई बार यहाँ से चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक भी कर जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में आगे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इतना ही। आई होप कूलम लॉ सबको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार दोबारा आप लोगों को करने हैं जो आप नहीं कर पाए थे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।